हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि मेरे चैनल का नाम है मिस्टर राजवर, और जहाँ जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे आता है तो वो कुछ ना कुछ यहाँ से ले जाता है, हासिल करके ले जाता है। तो बेटा, आज के आज के जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सर पाइथागोरस थ्योरम डिस्कस करेंगे, उसके कुछ ट्रिक्स सीखेंगे। तो बेटा डोंट वरी, आज के वीडियो में हम क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट सब क्लियर कर देंगे। तो आपको ट्रिक्स बताएंगे, डिटर्मिनेंट का कैसे आप फुल स्पीड में फाइंड कर सकते हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो बेटा आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम में कौन कौन से हमें हमें ट्रिक्स बताता है। तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम, जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम, जैसे कि बेटा पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, सर पाइथागोरस एक साइंटिस्ट था जिसने हमने एक थ्योरम दिया था, वो तो हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। पर यहाँ आपको मैं कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में, जो पाइथागोरस थ्योरम आपको हेल्प करेगा मैग्नीट्यूड को फाइंड करने में, यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड फाइंड करने में, और हर शे में आपको हेल्प करेगा, एवरीथिंग में आपको हेल्प करेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम बेटा याद रखिएगा, पाइथागोरस थ्योरम में तो हम तो पढ़ेंगे, पर बेटा याद रखिएगा ये वैल्यू आपको हमेशा याद रखनी है। ये सर पाइथागोरस ने हमने बताई है। तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम के ये कुछ आप ट्रिक्स याद रखेंगे तो हमेशा एग्जाम में आपकी आसानी होगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम, अगर अगर अंडर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर करें प्लस में हम 4 का स्क्वायर करें तो बेटा उसका आंसर क्या आता है? आंसर क्या आता है याद रखिएगा, उसका आंसर 5 आता है। बेटा क्या 5 आता है? तो ये बात हमेशा आप रिमेम्बर रखिएगा, ठीक। और अगर 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 अंडर रूट के अंदर बेटा, अंडर रूट के अंदर 6 का स्क्वायर हो प्लस में 8 का स्क्वायर हो तो आंसर क्या आता है बेटा? हमेशा 10 आता है। ये कुछ ट्रिपलेट है जो हमें याद रखने पड़ते हैं। और बेटा अगर मैं बात करूं कि अब अगर अंडर रूट के अंदर 5 का स्क्वायर हो और प्लस में हम अंडर रूट के अंदर 12 का स्क्वायर हो तो इसका आंसर क्या आता है? इसका आंसर आता है बेटा 13। क्या बेटा इसका आंसर क्या आता है? इसका आंसर आता है 13। तो बेटा और एक बात, अगर अंडर रूट के अंदर हम 7 का स्क्वायर करें प्लस में 24 का स्क्वायर करें तो हमारा आंसर आता है 25। ये बेटा आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इतनी तो हमने बात कर ली। तो बेटा और एक याद रखिएगा, अगर अंडर रूट के अंदर एक्स अंडर रूट टू, याद रखिएगा सर एक्स अंडर रूट टू, यहाँ इजीली नमूने में आपको समझाऊं कि अंडर रूट के अंदर जब एक्स स्क्वायर हो प्लस में एक्स स्क्वायर हो तो उसका आंसर एक्स अंडर रूट टू आता है। सर वो कैसे, वो हमें आप बताइए। तो बेटा एक्स स्क्वायर का मतलब ये है, अगर टू टर्म्स सेम है, अगर अंडर रूट के अंदर टू टर्म्स सेम है तो वो क्या करेंगे आप? अगर अंडर रूट के अंदर टू टर्म्स सेम है तो उसका आंसर, जो अंडर रूट के अंदर जो दो टर्म्स सेम है उस दोनों टर्म से आप एक टर्म निकाल के एक्स की जगह रख देंगे और अंडर रूट सेम रहेगा टू। वो कैसे? जैसे कि मैं आपको कहूँ बेटा ए अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर बेटा, इसका आप आंसर बताएं। तो आप बिना हिचके क्या करेंगे? 10 को बाहर निकालेंगे, जो भी टर्म सेम होगा वो आप बाहर निकालेंगे। और बेटा कितने टर्म सेम है? सर दो टर्म सेम है तो अंडर रूट के अंदर 2 लगा लेंगे आप, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा। अगर बेटा मैं आपको कहूं कि 11 का स्क्वायर प्लस में 11 का स्क्वायर तो इसका आंसर क्या होगा? जो टर्म सेम है
टर्म टर्म सेम कौन सा है? 11 सेम है, तो 11 को बाहर निकाल लीजिए और अंडर रूट के अंदर बेटा कितने टर्म सेम है? 2 टर्म सेम है, तो 2 लगा दीजिए। अगर 2 टर्म सेम हो गए तो हमेशा अंडर रूट 2 तो आएगा आएगा, ये फिक्स्ड है, अंडर रूट 2 आएगा ही आएगा, ये फिक्स्ड है। पर बेटा जो टर्म में सेम है वो बाहर रखेंगे। यहाँ 10 सेम है तो 10 बाहर रख लिया मैंने, यहाँ 11 सेम है तो 11 बाहर रख लिया मैंने। अगर बेटा ऐसा ना हो, फिर ऐसा हो कि 11 का स्क्वायर हो प्लस में 11 का स्क्वायर हो प्लस में 11 का स्क्वायर हो, अगर 3 टर्म सेम आ जाए तो क्या करेंगे? फिर भी आप क्या करेंगे? 11 को बाहर रखेंगे, सिर्फ अंडर रूट के अंदर आप 3 रख लेंगे। अगर 2 टर्म सेम है तो अंडर रूट के अंदर 2 रख लें। अगर 3 टर्म सेम है तो अंडर रूट के अंदर आप 3 रख लें। अगर 2 टर्म सेम है तो अंडर रूट के अंदर आप 2 रख लें। ठीक है, तो जो टर्म होगा सेम वो बाहर निकल जाएगा। वो क्या निकल जाएगा बेटा? बाहर निकल जाएगा। ये है सर पाइथागोरस के कुछ ट्रिक्स जो मैंने आपको बताए। सर पाइथागोरस ने हमें बताया और मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप कभी भूलिएगा नहीं। ठीक है, तो इसको हम रफ करते हैं और हम डिस्कस करते हैं यूनिट वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करें। जैसा कि मैंने अगले वीडियो में पढ़ाया था कि यूनिट वेक्टर क्या है। यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। बेटा यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड ओनली 1 होता है। यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो बेटा तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या है? ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपान में ओन मैग्नीट्यूड। ये यूनिट वेक्टर का फार्मूला है। इसका मतलब है कोई भी वेक्टर हो वो आप सेम टू सेम ऊपर रख लें और उसी का मैग्नीट्यूड आप नीचे ले लें। तो बेटा पहले तो हम सीखेंगे कि मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड करते हैं। तो बेटा फिर हम यूनिट वेक्टर की बात तो हम करेंगे ही करेंगे। तो बेटा पहले हम सीख लेते हैं कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड करते हैं। यूनिट वेक्टर का यूनिट वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं वो हम सीख लें। तो बेटा आइए डिस्कस करते हैं यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं। तो बेटा अगर मैं एक वेक्टर लिखूं ए वेक्टर और 5i प्लस में यहाँ लिख लूँ 3i प्लस में 4j, तो मैं आपको कहूँ बताइए बेटा ये एक यूनिट वेक्टर है? सर यूनिट वेक्टर है। ठीक है बेटा, तो आप मुझे बताइए कि 3i प्लस 4j का ये एक यूनिट वेक्टर है। बेटा याद रखिएगा यूनिट वेक्टर में i जो है वो x एक्सिस को इंडिकेट करता है और j जो है y एक्सिस को इंडिकेट करता है। तो बेटा अगर मैं कहूँ ये यूनिट वेक्टर्स है और इनका मुझे आप मैग्नीट्यूड बताएं, तो अब आप कैसे मैग्नीट्यूड बताएंगे? तो बेटा याद रखिएगा यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या होता है? पाइथागोरस का ही होता है, पर हम सिंपली ये ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, ये क्या है सर? पाइथागोरस थ्योरम जो मैंने आपको पहले कोई ट्रिक्स सिखाए वही ट्रिक्स इसमें अप्लाई हो गए, आपको आ जाएगा। मैंने कहा अगर आपको किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे? उस के एक्स ट्रम के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर लेंगे, वाई ट्रम के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर लेंगे, जेड ट्रम के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर लेंगे। तो बेटा यहाँ 3 आई जो है एक्स एक्सिस को इंडिकेट कर रहा है। आई क्या है? यूनिट वेक्टर है। यहाँ जे क्या है? ये भी यूनिट वेक्टर है। जो 3 है, ये 4 है, ये मैग्नीट्यूड है। तो बेटा आप 3 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस में 4 का स्क्वायर, तो जेड क्या है? जेड तो हमारी यहाँ
नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस में 4 का स्क्वायर कर लेंगे, जिसे का मैंने आपको बताया था पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है। मैंने आपको पहले बताया था कोई ट्रिक्स, तो बेटा आप विदाउट विदाउट फार्मूला आप कर सकते हैं। सर वो कैसे बेटा, आपको मैंने पहले बताया कि 3 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर किसके इक्वल होता है, 5 का इक्वल होता है। तो आपको पाइथागोरस, आपको मैग्नीट्यूड का फार्मूला यूज करने की भी जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट बता सकते हैं। कैसे सर, इसका आंसर तो 5 होगा। तो क्यों क्यों वाई क्यों, क्योंकि सर आपने तो पढ़ाया, पहले आपने पढ़ाया कि 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर हो तो उसका आंसर 5 आता है। आप 3 क्या करेंगे, 3 एक्स की जगह एक्स की प्लेस पे रखेंगे, या 4 क्या करेंगे आप वाई की प्लेस पे रखेंगे, तो आपका आंसर 5 ही आ जाएगा। हो गया ना जबरदस्त ट्रिक, हो गया ना बेहतरीन ट्रिक। तो बेटा आप इन प्लेट को याद रखिए, आपको बहुत हेल्प करेंगे। अगर मैं आपको कहूं बेटा मुझे बताइए इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड मैं लिखूंगा अगर 5j प्लस में 12k। बेटा इसका मुझे मैग्नीट्यूड बताइए, क्या आप बता सकते हैं। सर मैं बिना बिना सोचे आपको बता सकता हूं, इसका मैग्नीट्यूड सर क्या होगा। इसका मैग्नीट्यूड तो सर आपने बताया 13 होगा, 13 होगा। वो कैसे सर, पाइथागोरस थ्योरम का मैग्नीट्यूड या पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला या मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड फार्म फाइंड करने का फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सर ये जे क्या है, वाई है, तो 5 वाई की प्लेस पे रखूंगा, और 12 क्या है, के है, ये क्या है, जेड एक्सिस है, ठीक है। तो 12 जेड एक्सिस की प्लेस पे रखूंगा, तो बेटा इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स तो है ही नहीं तो वो 0 हो जाएगा, तो बेटा स्क्वायर करेंगे आपका आंसर क्या आएगा, 13 आएगा। हो गया, आप विदाउट अंडरस्टैंडिंग आप डायरेक्ट जवाब बता सकते हैं। अक्सर करके एमटीकेट में यही आते हैं, ठीक है। तो बेटा आइए 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 कुछ हम इनके न्यूमेरिकल मैंने बनाए हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं और अंडरस्टैंड करके उनको सॉल्व करते हैं, तो ठीक है। तब तक मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और उन न्यूमेरिकल को लिख लेता हूँ। तो बेटा आइए डिस्कस करते हैं इन इन न्यूमेरिकल को जो मैंने पीडीएफ में बनाए थे, वो आपको प्रैक्टिस करा दो, और जो इतनी प्रैक्टिस करा दूं जो आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट भी याद हो जाए। तो बेटा आइए आइए इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। आप करेंगे फार्मूला यूज, फार्मूला कौन सा है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आप उनकी जगह पे मैग्नीट्यूड, उनकी प्लेस में मैग्नीट्यूड की वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। पर बेटा मैंने आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट बताया था कि अगर अगर बेटा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर ही आप एवरीथिंग करेंगे, ठीक है। तो फार्मूला क्या है, फार्मूला है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला मैग्नीट्यूड का है। यूनिट वेक्टर का जब भी मैग्नीट्यूड फाइंड करें ऐसे फाइंड करें। और मैं आपको ट्रिक बताई थी, अगर 24j-7k, बेटा याद रखिएगा मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव होता है। बेटा क्या, मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा। आप नेगेटिव भी, नेगेटिव निशानी यहाँ हो या कहीं भी हो, आप हमेशा मैग्नीट्यूड पॉजिटिव में कंसीडर करेंगे। फार्मूला यही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही रहेगा। इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, माइनस हो प्लस हो, माइनस हो तब आप यहाँ प्लस पुट करेंगे। याद रखिएगा मैग्नीट्यूड हमेशा आपका पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। इट मीन आप समझ जाइए सब पॉजिटिव है, ठीक है, समझ लें। तो बेटा 24/7 के इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि मैंने क्या बताया था आपको, ट्रिक बताई थी, इसका आंसर होगा 13। देखो बेटा आप डायरेक्ट अब बता सकते हो सर ये तो 13 होगा, डायरेक्ट आप पाइथागोरस थ्योरम के जरिए बता सकते हो, क्योंकि ये भी पाइथागोरस थ्योरम ही है, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुट करोगे तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। बेटा अगर मैं पूछूं बेटा इसका इसका बताइए वेक्टर का बताओ कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो आप कैसे फाइंड करेंगे। सर ये तो आपने नहीं बताया, बेटा मैंने बताया। बेटा ये देखो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा, सर 5 होगा। यहाँ देखो बेटा मैं इसको यहाँ सोल्व करता हूँ। बेटा यहाँ देखो -3j प्लस 4k -12y, ठीक है। तो बेटा आप क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे।
3 का स्क्वायर कर लोगे, प्लस में मैंने कहा मैग्नीट्यूड हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होता है, 4 का स्क्वायर कर लोगे प्लस में 12 का स्क्वायर कर लोगे। तो बेटा याद रखिएगा 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है सर 5 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, 5 का स्क्वायर। तो बेटा 12 का स्क्वायर तो सेम रहा, तो 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना आंसर होता है, वो होता है बेटा मैंने आपको बताया था 30। तो बेटा यहाँ देखो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, आंसर क्या आ गया 13 आ गया। आप डायरेक्ट कर सकते हैं। बेटा यहाँ देखो तीन तीन टर्म सेम है, मैंने आपको बताया था अगर 3 टर्म सेम हो, अगर 3 टर्म सेम हो तो अंडर रूट के अंदर 3 रख लो और जो टर्म सेम है वो बाहर रख लो, ये आपका यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा फटाफट। ठीक है, तो बेटा आइए ये न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। तो बेटा ये क्या होगा 5i का मैग्नीट्यूड तो 5 ही रहेगा सेम, 10j का मैग्नीट्यूड 10 ही रहेगा सेम। ठीक है, 3i प्लस 4j का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो 5 होगा। मैंने आपको बताया था कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर 5 ही होता है। तो ये भी क्या होगा, ये भी 5 होगा, ये क्या होगा, ये भी 5 होगा, ये क्या होगा 5i प्लस 12j, ये इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 13, इसका आंसर क्या होगा 13, इसका आंसर क्या होगा 13, इसका आंसर क्या होगा 7i प्लस 4j। बेटा ये करेंगे, ये आप क्या करेंगे, इस थ्योरम के जरिए आप कर सकते हैं। 4 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 एंड 49 और 16 कितने हो गए 65, अंडर रूट 65 आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आप थ्योरम के जरिए करेंगे जो आपका यूनिट वेक्टर का फार्मूला है। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर तो 25 ही होगा। तो बेटा यहाँ देखो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इसका आंसर 25 होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका यहाँ देखिए ये 3 है। तो बेटा देखो आप 5 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर कितना होता है, बेटा यहाँ आप इजीली नमूने कर लो, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है, और 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा, ये मैं आपको सोल्व कराता हूँ। ये देखो यहाँ पे इन तीनों टर्म्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर मैग्नीट्यूड। ठीक है बेटा, तो बेटा पहले आप जो टर्म आपको मालूम है पाइथागोरस की, पहले वहाँ वही टर्म यहाँ अप्लाई करें। बेटा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है, वो सर आपने बताया था 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा प्लस सेम रखें, बेटा याद रखिएगा 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर क्या होता है, सिर्फ 5 का स्क्वायर होता है, पर अंडर रूट उसके ऊपर है तो वो 5 होगा। ठीक है, पर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 होता है, 5 का स्क्वायर होता है आपने बताया था, और 5 का स्क्वायर सेम ही रहेगा। तो बेटा दो टर्म सेम है तो एक टर्म बाहर निकल आएगा और अंडर रूट के अंदर 2 आ जाएगा, क्योंकि दो टर्म सेम है तो अंडर रूट के अंदर 2 आएगा और एक टर्म हम बाहर निकालेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इसका आंसर आ गया। तो बेटा ये भी इसे करेंगे आप, तो बेटा ये क्या है, इसका आंसर भी इजी है, 5 अंडर रूट 3, क्योंकि 3 टर्म सेम है, अंडर रूट के अंदर 3 आएगा, 5 बाहर निकल जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये भी कर सकते हैं, ये कैसे होगा, ये भी इजी होगा, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर अंडर 3, तो आंसर आपको मैंने बता दिया। ओके, किसी भी टीचर ने अब तक यहाँ तक आपको ऐसी ट्रिक्स नहीं बताई होगी जैसी मैंने आपको बताई है। पहले किसी भी यूट्यूब से पढ़ लें, ये आपको ट्रिक्स नहीं बताएंगे। ठीक है, तो बेटा हमने यहाँ तक तो डिस्कस कर लिया, आगे हम चलते हैं डिस्कस करते हैं और टर्म्स को। तो बेटा आइए बेटा कि मैं यूनिट वेक्टर को आपको बताऊं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। बेटा यूनिट वेक्टर मैंने बताया था ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ओनली 1 हो, वो यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, वो तो होता है, मुझे पता है। तो बेटा इसका फार्मूला क्या होता है, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन और मैग्नीट्यूड, दिस इज कॉल्ड द यूनिट वेक्टर। अगर मैंने कहूँ 5a वेक्टर है 5i प्लस में 6j, यहाँ आपको इजीली नमूने कह दूँ 3i प्लस में 4j, मैं आपको कहूँ कि बेटा इसका यूनिट वेक्टर बताओ। बेटा तो यूनिट वेक्टर आप कैसे फाइंड करोगे, ये टर्म जो भी है एज टू एम सेम टू सेम आप ऊपर रखेंगे, 3i प्लस में 4j रख लिया आपने, हाँ सर रख लिया।
तो बेटा यहाँ नीचे आप ए का मैग्नीट्यूड लेंगे, तो बेटा मैंने आपको ट्रिक्स बताई कि यूनिट वेक्टर का इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा 5 होगा, तो 5 आप नीचे रख लेंगे, ठीक है। और इसका ये आंसर हो गया। इसको आप ये ऐसे भी लिख सकते हैं 3i5, क्योंकि 5 इसका भी है 5 इसका भी है, 3i/5 प्लस में 4j/5, ये आप कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो वो आप कर सकते हैं, ठीक है बेटा। वो मैंने आपको बता दी कि ऐसे टर्म्स को आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं। तो ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिए, मैं बाकायदा दूसरी सीरीज रखूंगा एमसीक्यूज की। बाकी मैं शॉर्ट वीडियो वन शॉट बना रहा हूँ कि वन शॉट रिवीजन करा रहा हूँ, आपकी वन शॉट करा रहा हूँ कि आपको सारे टर्म सिखा दूंगा, टेक्स्ट बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और दूसरे टर्म डिस्कस करते हैं। तो बेटा यहाँ तक तो हमने सारा टर्म से समझ लिया। तो बेटा उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्या बेटा? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ ऑफ वेक्टर। बेटा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है? अ वेक्टर, अ लार्ज वेक्टर, अ लार्ज वेक्टर splitting into two mutually perpendicular। बेटा अगर किसी एक लार्ज वेक्टर को, ये क्या है, एक लार्ज वेक्टर को उसके एक्स कंपोनेंट में तोड़ दें और वाई कंपोनेंट में तोड़ दें, उसको तोड़ तोड़ कर दें, तोड़ फोड़ दें, तोड़ फोड़ दें। अगर एक लार्ज वेक्टर को सपोज करें ये एक वेक्टर है, उस वेक्टर का मैं नाम रखता हूँ, क्या सर क्या नाम रखते हैं? मैं रखता हूँ उसका नाम एफ, ठीक है बेटा। और ये एक एफ वेक्टर है और इस एफ वेक्टर को मैं उसके एक्स कंपोनेंट में तोड़ दूं और उसके वाई कंपोनेंट में तोड़ दूं, तो इसी को हम क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। कोई भी आपसे पूछे रिजोल्व की माना क्या है? तोड़ना। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है? तो सर आप किसी को भी अंडरस्टैंड से इजीली हमने समझा सकते हैं, सर कोई भी वेक्टर हो उसके उस वेक्टर को हमें उसके एक्स कंपोनेंट में तोड़ दें, उसके वाई कंपोनेंट में तोड़ दें, तो हमारा वो क्या होगा? या आप ये भी कह सकते हो सर किसी भी वेक्टर को हम उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में तोड़ दें या वर्टिकल कंपोनेंट में तोड़ दें, तो वो क्या होता है? हमारा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। तो बेटा आइए याद रखिएगा, यहाँ आप एक देख सकते हैं, यहाँ एक क्या बन रही है? एंगल बन रही है। तो याद रखिएगा यहाँ ये क्या है? एक्स कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट, तो यहाँ कौन सा टर्म आएगा? एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, ठीक है। और वाई का कौन सा टर्म आएगा? एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। तो याद रखिएगा हमेशा हमेशा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में परपेंडिकुलर, इसको हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर में कहते हैं। यहाँ वाई एक्सिस है, यहाँ परपेंडिकुलर, यहाँ वाई एक्सिस है, यहाँ परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर बेटा क्या है? सैंपल है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा परपेंडिकुलर के साथ हमेशा या वाई एक्सिस के साथ हमेशा एफ साइन थीटा लगेगा और एक्स एक्सिस के साथ हमेशा एफ कॉस थीटा लगेगा, ठीक है बेटा। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया। तो बेटा हमने ये टर्म सीख ली। तो बेटा कोई भी आपको कहे बेटा अगर कोई भी एक फोर्स है एफ फोर्स है और उसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, क्या बेटा? 10 न्यूटन है, और वो एंगल बना रहा है किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। कितनी बना रहा है एंगल? वो बना रहा है 30 डिग्री। तो आपको कहे मुझे बताए एक्स उसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, उसका उस फोर्स का वाई कंपोनेंट क्या होगा, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? तो आप इजीली नमूने फाइंड कर सकते हैं। कैसे बेटा? आपको फोर्स दिया है 10 न्यूटन और वो फोर्स एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितनी बना रहा है? 30 डिग्री। तो आप एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट इस फार्मूले के जरिए फाइंड कर सकते हैं। एफ एक्स एक्स कंपोनेंट कैसे फाइंड करते हैं? इस फार्मूले के जरिए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। एफ क्या है? 10, तो कॉस कॉस एक्स एक्सिस के साथ हमेशा कॉस लगती है, ठीक है। तो कॉस
30 डिग्री आप रखेंगे यहाँ, ठीक है। तो याद रखिएगा 10 मल्टीप्लाई कोस 30 डिग्री हमेशा इक्वल होती है √3/2, ठीक है। ये हमारा हो गया। यहाँ आपको आगे भी आप सोच कर सकते हैं, एक एक जो 2 का फोड़ा है वो उस अपने ऊपर 1 टाइम लगेगा और 10 के ऊपर 5 टाइम लगेगा, तो इसका आंसर है 5√3 आएगा, ठीक है। ये आंसर आ गया। अगर आपको y कंपोनेंट फाइंड करना है तो आप एफ वाई इक्वल टू एफ क्या है बेटा, एफ के 10 रख लेंगे और साइन 30 रख लेंगे। साइन 30 डिग्री किसके इक्वल होती है बेटा, आपको पता है 1/2 के इक्वल होती है। तो एक का फोड़ा दूसरे 2 का फोड़ा आप अपने ऊपर एक टाइम लगेगा और 10 के ऊपर 5 टाइम लगेगा, तो इसका 5 आंसर आ गया बेटा, ठीक है। एफ वाई कंपोनेंट के 5 न्यूटन और ये क्या है 503 न्यूटन, ठीक है। ठीक है बेटा, आपको इतना समझ में तो आ गया होगा, इतनी तो मुझे उम्मीद है, ठीक है। बेटा आइए कुछ इसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। बेटा याद रखिएगा एमडीकेट में एक क्वेश्चन भी आया था, एमडीकेट में एक क्वेश्चन आया था कि फोर्स 10 न्यूटन मेक्स एंगल 60 डिग्री विथ y axis, find x component। यहाँ आप देख सकते हैं y component। बेटा ये एमडी कैट का सच में ये क्वेश्चन आया था, आईबीए के अंदर भी आया था और दूसरे एग्जाम में रिपीटेड एमसीक्यू थे। बेटा याद रखिएगा मैंने क्यों लिखा, मैं आपको एक कुछ पॉइंट समझाना चाहता हूँ। बेटा याद रखिएगा फोर्स क्या है 10 न्यूटन है और एंगल किसके साथ बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बना रहा है। तो आपको पूछ रहा है वाई कंपोनेंट क्या है, वाई कंपोनेंट क्या है। तो बेटा आप तो कंफ्यूज हो जाओगे, सर ये वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है और वाई एक्सिस कंपोनेंट हमें पूछ रहा है, वो कैसे, हाउ, कैसे आप सोल्व कैसे करेंगे। बेटा वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा और आपको वाई कंपोनेंट पूछेगा, क्या बेटा आपको वाई कंपोनेंट पूछेगा, तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, आप यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। बेटा याद रखिएगा जो भी स्टूडेंट से यहाँ आपको पूछ सकते हैं, या इधर नमूने आप यहाँ लिख सकते हैं एक्स कंपोनेंट, ठीक है। एक्स कंपोनेंट लिखे या वाई कंपोनेंट जो भी आप फाइंड करें आपको समझ आएगा। एक्स कंपोनेंट हम फाइंड करते हैं, ठीक है। एक्स कंपोनेंट फाइंड इसलिए करते हैं क्योंकि एक्स कंपोनेंट एमडी कैटेगरी वाले खाता, ठीक है। तो बेटा याद रखिएगा के स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कहते हैं सर ने तो पढ़ाया था वाई एक्सिस के साथ हमेशा साइन एंगल लगता है और फोर्स हमें मिला हुआ है, बस वो क्या कहेंगे एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा का फार्मूला लगा के जवाब का निकल आएंगे और वो जवाब होता भी है, वो होता गलत है। बहुत सारे कैसे बेटा याद रखिएगा जो भी एंगल, जो फोर्स, ये फोर्स है सपोज करें, ठीक है। अगर फोर्स एंगल वाई एक्सिस के साथ बना रहा है तो वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, एक्स कंपोनेंट हो जाएगा और जो ये बेस था एक्स कंपोनेंट था वो क्या हो जाएगा, वाई कंपोनेंट हो जाएगा। ये याद रखिएगा। सर रिपीट करें बेटा, मैंने कहा अगर 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 फोर्स एंगल एक्स एक्सेस के साथ बना रहा है तो आपका एक्स एक्सेस के साथ बना रहा है तो आपका बेस क्या होगा, ये होगा, ठीक है। और बेस के साथ हमेशा कॉस एंगल लगेगी। तो बेटा याद रखिएगा बेस ये होगा। अगर फोर्स फोर्स एंगल वाई एक्सिस के साथ बना रहा है तो याद रखिएगा ये वाई एक्सिस नहीं रहेगा और ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा और इसका बेस क्या होगा, ये होगा और इसका वाई वाई एक्सिस कौन सा होगा, और ये होगा। यहाँ वाई साइन थीटा लगेगा और यहाँ का क्या लगेगा, वाई कॉस थीटा लगेगा। बेटा अगर कोई भी फोर्स जिस जिस क्या कह रहा है, फोर्स 10 न्यूटन मेक्स एंगल 60 डिग्री विद वाई एक्सिस, 60 डिग्री एंगल बना रहा है वाई एक्सिस के साथ। तो बेटा वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है तो क्या हो जाएगा, ये वाई एक्सिस नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा। बेटा जो जिस भी साइड से जिस भी अगर फोर्स एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है तो वो एक्स कंपोनेंट वही होगा।
अगर फोर्स एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है तो वही होगा। अगर फोर्स वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है ना तो वाई एक्सिस नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा। मैंने इतनी आपको बात समझा दी। तो बेटा यहाँ क्या लगेगा फार्मूला, यहाँ क्या लगेगा फार्मूला, यहाँ लगेगा फार्मूला एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा वाला फार्मूला। क्यों बेटा, मैंने कहा जो भी फोर्स जिस टर्म के साथ एंगल बनाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और एक्स के साथ हमेशा क्या लगती है, एंगल कोस लगती है। और यहाँ क्या कह रहा है, एफ 10 न्यूटन मेक्स एंगल 60 डिग्री विद वाई एक्सिस, मीन वाई एक्सिस के साथ फोर्स एंगल बना रहा है तो ये वाई एक्सिस नहीं रहेगा और क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, 60 रख लेंगे और cos 60 डिग्री कितनी बराबर होता है, 1/2 के बराबर होता है, तो इसका 30 न्यूटन आंसर आ जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा बेटा। ठीक है, याद रखिएगा cos 0 डिग्री किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। cos 45 एंगल किसके इक्वल होती है, 1/2 के इक्वल होती है। cos 30 डिग्री किसके इक्वल होती है, √3/2 के इक्वल होती है। तो बेटा cos 60 डिग्री किसके इक्वल होती है, 1/2 के एंगल होती है। और cos 90 डिग्री किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल होती है बेटा। ठीक है, और साइन इसका उलट काम करती है। साइन 0 डिग्री 0 के इक्वल होती है, साइन 30 डिग्री 1/2 के इक्वल होती है, साइन 60 डिग्री √3/2 के इक्वल होती है, साइन 45 डिग्री किसके इक्वल होती है, 1/2 के इक्वल होती है, साइन 90 डिग्री किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। बेटा याद रखिएगा, यहाँ cos 0 डिग्री 1 है तो यहाँ क्या है, 0 है। यहाँ 45 है, यहाँ 45 है, सेम है। और यहाँ 30 है, यहाँ 3/5, तो यहाँ 30 पे क्या है, 1/2 उलट काम करता है। ठीक है, यहाँ तक आपको बेहतरीन बातें समझ में आ चुकी होगी। तो आइए आगे डिस्कस करते हैं, आगे भी डिस्कस करते हैं क्या पढ़ना है हमें। हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ दिया, और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के एक पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया कि याद रखिएगा, अगर आपको किसी भी एंगल का या किसी भी टर्म का आपको डायरेक्शन फाइंड करना है, या आपको एंगल फाइंड करनी है, तो याद रखिएगा, तो आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, tan इनवर्स एफ वाई अपान में एफ एक्स। तो ये आप फार्मूला यूज कर सकते हैं, ये भी याद रख लीजिए। ठीक है, तो इसके हम न्यूमेरिकल वहीं वैसे करेंगे। यहाँ तक रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का आपका फंडा क्लियर हो गया। तो आइए आगे डिस्कस करते हैं क्या पढ़ना है हमें। तो बेटा यूनिट वेक्टर की एडिशन यूनिट वेक्टर है जी, यूनिट वेक्टर की एडिशन कैसे होती है बेटा, याद रखिएगा एडिशन कैसे करते हैं। अगर मैं लिखूं a इज इक्वल टू 5i प्लस 6j प्लस 7k, और मैं लिखूं बी वेक्टर लिखूं 5i प्लस 8j प्लस 8k, बेटा मैं आपको कहूँ मुझे इसकी एडिशन करके दो, क्या बेटा, एडिशन करके दो। तो याद रखिएगा आई कंपोनेंट वाला आई के साथ ऐड होगा, जे वाला जे के साथ ऐड होगा, के वाला के साथ ऐड होगा। ठीक है, तो बेटा 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10i हो जाएगा। ठीक है, प्लस में आप रख लेंगे 6j प्लस में 8j कितना होगा, वो होगा 14j हो जाएगा। और 7 के 8k कितना होगा, वो हो जाएगा 15k हो जाएगा। बेटा याद रखिएगा, अगर आपको यूनिट वेक्टर की एडिशन करनी है तो आप क्या करेंगे, सिंपली आई वाले को आई वाले से ऐड करेंगे, जे वाले को जे वाले से, के वाले को के वाले से ऐड कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं ऐसा न्यूमेरिकल आपको दूसरा पूछूं, मैं कहूँ ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, यहाँ से इक्वल है वेक्टर 5i प्लस में 6j प्लस में 7k, और जो बी वेक्टर है वो इक्वल है 5i प्लस में 3j माइनस में, या माइनस से लिख लेते हैं यहाँ -2k। तो मैं आपको पूछूं, मुझे बताइए a प्लस बी 2b, या सी वेक्टर भी लिख लेते हैं 2i माइनस 3j माइनस के। ठीक है, तो मैं आपको पूछूं, मुझे बताइए कि a प्लस बी माइनस 2c कितना होगा। तो ये आप कैसे करेंगे, तो आप इस
तो भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे वो बेटा, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखो, पहले आप ए को और बी को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, ए प्लस बी को ऐड कर दें, तो हम ए का टर्म लिख लेते हैं 5i प्लस 6j प्लस 7k माइनस प्लस प्लस सॉरी प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना है, बी किसके इक्वल है, 5i प्लस में -3j माइनस 2k, 5i माइनस 3j माइनस 2k। तो बेटा या लास्ट टर्म जो सी है -2 सेम रखेंगे, और बेटा -2 तो आपने सेम रख लिया, तो बेटा सी वाला कौन सा है, सी वाला है 2i माइनस 3j माइनस के। क्या बेटा, यहाँ अक्सर करके स्टूडेंट भूल जाते हैं क्या करना है, ठीक है मैं बताता हूँ। बेटा पहले आप आई वाले से ऐड कर लें, 5i और 5i कितना होगा, 10i होगा, ठीक है। पहले आप 6j को -3j से ऐड कर दें, बेटा प्लस का 6j और माइनस का 3j कितना होगा, ये होगा प्लस का 3j, और बेटा प्लस का 7k और माइनस का 2k कितना होगा, ये होगा प्लस का 5k। तो बेटा -2 सेम रहेगा, 2 को 2 यहाँ देखो 2 ब्रैकेट्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको 2 को इन टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6j आएगा, और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, -2k आएगा। तो बेटा यहाँ तक हमने कर लिया, तो बेटा एक और स्टेप करेंगे बेटा, यहाँ देखिए, देखो मैं नजर आ रहा है, हाँ नजर आ रहा है। तो बेटा आप एक और स्टेप करेंगे, कौन सा स्टेप करेंगे, आप 10i सेम रखेंगे, प्लस में 3j आप सेम रखेंगे, प्लस में 5k आप सेम रखेंगे, ठीक है बेटा। और बेटा जो ये माइनस है, यहाँ ही बोलते हैं स्टूडेंट्स, भैया बेटा ये जो माइनस है, ये माइनस है, इन सारे टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी, -4i के साथ मल्टीप्लाई होगी तो -4i होगा, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 6j होगा। तो बेटा माइनस इंटू माइनस से क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2k हो जाएगा। बेटा अब इनको ऐड कर लें, 10i माइनस का 4i कितना होगा, 6i, प्लस का 3j प्लस का 6j कितना होगा, प्लस का 9j, प्लस का 5k प्लस का 2k कितना होगा, प्लस का 7k। बेटा ये आपका आंसर आ गया। ऐसे भी न्यूमेरिकल आते हैं जिसको आप इजीली नंबर सोल्व कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो आप उम्मीद है कि आप इतना समझ चुके होंगे। आइए कि आगे टॉपिक डिस्कस करते हैं। बेटा मैंने आपको कोसाइन लॉ का वीडियो रखा भी था, और मैं फिर भी आपको रिपीटेशन करा देता हूँ। बेटा कोसाइन लॉ का जो फार्मूला था वो क्या था, कोसाइन लॉ का मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फार्मूला क्या था, √f1² प्लस में f2² प्लस में 2ab cos थीटा। ये था कोसाइन लॉ का मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फार्मूला, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने पढ़ा था और समझा था, ठीक है। तो बेटा आइए आगे डिस्कस करते हैं कि हमें कुछ कौन से टर्म पढ़ने हैं। तो बेटा इतना तो हमने डिस्कस कर लिया था। बेटा याद रखिएगा, अगर अगर टू वेक्टर्स है, मैं आपको कुछ चंद पॉइंट बता दूं, अगर टू वेक्टर्स का इक्वल मैग्नीट्यूड है, बेटा क्या है, यहाँ भी ए है तो यहाँ भी क्या है, ए है, ठीक है। टू वेक्टर का इक्वल मैग्नीट्यूड है और उनके बीच 0 डिग्री है, तो उसका हमेशा आंसर क्या आएगा बेटा, उसका आंसर क्या आएगा बेटा, आप बताइए मुझे क्या आएगा, उसका आंसर आएगा 2a बेटा। क्या बेटा आएगा आंसर उसका, उसका आंसर आएगा बेटा 2a। क्या बेटा
2a उसका आंसर आएगा। अगर टू वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है और उनके बीच एंगल जो है वो क्या है, 60 डिग्री है। बेटा क्या है, इसका भी मैग्नीट्यूड ए है तो इसका भी ए है, मतलब क्या यहाँ भी सेम है तो यहाँ भी सेम है, और उनके बीच से 60 डिग्री है तो उसका आंसर हमेशा √3a आएगा। यहाँ कुछ ट्रिपलेट हैं, आप याद रख सकते हैं कोसाइन लगा के टेक्स्ट, ठीक है। या अगर टू वेक्टर्स का इक्वल मैग्नीट्यूड है और उनके बीच में 90 डिग्री है, बेटा क्या है, 90 डिग्री है, तो याद रखिएगा उसका आंसर क्या आएगा। बेटा आप ही मुझे बताइए उसका आंसर क्या आएगा, √2a आंसर आएगा। अगर टू वेक्टर्स हैं और उनके बीच में क्या है, 120 डिग्री है और उनका मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा बेटा, वो आप ही बता सकते हैं सर, उसका आंसर ए आएगा। क्या बेटा आएगा, ए आएगा। वो हमें कोई टॉपिक को इसके डिस्कस करते हैं, एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, एमसीक्यू में वो हमें क्या कहता है आप डायरेक्ट उसका बता सकते हैं, ठीक है। तो बेटा वो कैसे मैं उनको टर्म्स को लिख लूँ और मैं आपको बताता हूँ कि वो टर्म्स। बेटा यहाँ कोई न्यूमेरिकल है, हम डिस्कस करेंगे। बेटा यहाँ देखिए टू वेक्टर हैं, ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है और उनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, आप देख सकते हैं। तो बेटा इसका आंसर क्या आएगा, मैंने आपको बताया अगर टू वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल हो 2a, ठीक है। तो बेटा यहाँ a कौन सा है वेक्टर, यहाँ a है, ये भी a है और यहाँ भी 10a है और यहाँ 10 भी क्या है, a है। तो a की जगह पे मैंने क्या रखूंगा, 10 रखूंगा और इसका आंसर क्या आएगा, 10√2। तो बेटा अगर यहाँ भी ऐसे होगा 7√2, 90 डिग्री है बेटा, ठीक है। यहाँ भी क्या होगा 2√2, a√2, ठीक है। यहाँ भी क्या होगा, यहाँ बेटा यहाँ ऐसे नहीं होगा क्योंकि यहाँ इनका मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं, और इस यहाँ हम सिंपली पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और इसका आंसर 5 आएगा, ठीक है। यहाँ भी क्या करेंगे, 2√a√2, ठीक है। यहाँ क्या होगा, ये आंसर क्या होगा, 5 होगा। और बेटा यहाँ आंसर क्या होगा, ये सिंपल पाइथागोरस थ्योरम। अगर मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं और उनके बीच में 90 डिग्री है तो आप सिंपल पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। इसका आंसर क्या आएगा, 1325, ठीक है। तो इसका आंसर बेटा मैंने कहा अगर टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है और उनके बीच में 60 डिग्री है तो इसका आंसर आएगा 3√3a, ठीक है। बेटा यहाँ a क्या है, 2 है, यहाँ भी क्या है, 2 है, तो बेटा बस 2 रख लेंगे पार्ट, 2√3, ठीक है। यहाँ भी क्या लगेंगे, 11√3। तो बेटा अगर यहाँ आप ऐसे कर सकते हैं, अगर टू वेक्टर बीच में 120 डिग्री है तो इसका आंसर सिंपल ए होता है, तो इसका आंसर 9 होगा, इसका आंसर क्या होगा, 10 होगा। यहाँ आप सिंपल कर सकते हैं इन फार्मूले के थ्रू, इन ट्रिक्स के जरिए, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कुछ डिस्कस कर लिया। आइए आगे हम डिस्कस करते हैं हमने क्या पढ़ना है। बेटा अब हमें पढ़ना है डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, डॉट प्रोडक्ट क्या होती है और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है, पहले हमें वो पढ़ना है। बेटा इफ डॉट प्रोडक्ट क्या है, पहले हम डॉट प्रोडक्ट को डिस्कस करें। इफ टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड टू ईच अदर and give result is scalar quantity। अगर हम टू वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और हमें अगर टू वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और हमें रिजल्ट में स्केलर क्वांटिटी मिलती है तो हमारा वो कौन सा प्रोडक्ट होगा, वो होगा डॉट प्रोडक्ट। यहाँ डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है, क्रॉस। यहाँ डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है,
स्केलर प्रोडक्ट है। ठीक है तो बेटा, अगर जैसे कि आपने एग्जांपल पढ़ा है कि वर्क का, अगर हम फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो अक्सर करके आपने डॉट लिखा हुआ, डॉट मल्टीप्लाई को इंडिकेट करती है। तो बेटा फोर्स में क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट में क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। दोनों वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया तो हमें रिजल्ट में क्या मिली, वर्क। और वर्क कौन सी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है। बेटा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है बेटा। ठीक है तो याद रखिएगा, डॉट प्रोडक्ट के साथ, डॉट प्रोडक्ट के साथ या क्रॉस प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट के साथ हमेशा ऑलवेज ऑलवेज cos थीटा एंगल लगती है। क्या बेटा, cos थीटा। वो सर वाई क्यों भला cos थीटा एंगल लगती है बेटा, इसलिए अगर ये ट्रॉली है, अगर ट्रॉली है, ट्रॉली को मैं फोर्स आंटता हूँ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में ट्रॉली का कहाँ है, फोर्स की डायरेक्शन में ही है। तो बेटा ये फोर्स भी यहाँ, डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ, और एंगल कौन सी है, 0 डिग्री, इसलिए हम कॉस यूज करते हैं बेटा। इसलिए क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, इसलिए हम कॉस की एंगल को घने यूज करते हैं, यहाँ ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं। तो बेटा हमने ये डिस्कस कर लिया। टू वेक्टर्स क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट है स्केलर क्वांटिटी में, तो हम क्या डॉट प्रोडक्ट, यहाँ स्केलर प्रोडक्ट और स्केलर डॉट स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट के साथ हमेशा cos एंगल लगती है, ये हमने डिस्कस किया। तो आइए कुछ चंद पॉइंट्स इसके डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी पॉइंट्स हैं और कौन कौन से टर्म्स हैं। जब तक मैंने डस्टर हमने ढूंढ लिया। तो बेटा डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, याद रखिएगा, अगर आई इंडिकेट किसको करता है, एक्स एक्सेस को इंडिकेट करता है बेटा। वाई जे किसको इंडिकेट करता है, वाई एक्सेस को इंडिकेट करता है बेटा। और के इंडिकेट किसको करता है, जेड एक्सेस को इंडिकेट करता है बेटा। ठीक है याद रखिएगा, अगर डॉट प्रोडक्ट को सिंपल, अगर ए डॉट बी, अगर कोई भी एक क्वांटिटी स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है और दूसरी वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा, ए बी cos थीटा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमेशा डॉट प्रोडक्ट के साथ cos एंगल लगती है। ठीक है, अगर 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 आई के साथ मल्टीप्लाई करूं, डॉट करूं, तो बेटा याद रखिएगा इसका हमेशा आंसर 1 आएगा। जे डॉट जे, इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 1, क्योंकि इनके बीच में क्या है, 1 के इसके बीच में क्या है, 0 डिग्री एंगल है। 0 डिग्री एंगल पे हमेशा मैग्नीट्यूड 1 आता है बेटा। ये मैग्नीट्यूड है बेटा, क्या है, मैग्नीट्यूड। ठीक है तो के डॉट के, इसका आंसर हमेशा ऑलवेज 1 आएगा। ये टर्म्स हैं, आपको याद रखने हैं। और अगर मैं कहूँ आई डॉट जे, जे डॉट के, आई डॉट के, बेटा इनका आंसर हमेशा 0 आएगा, क्योंकि इनके बीच में 90 डिग्री होती है और cos 90 डिग्री हमेशा क्या होती है, हमारी 0 होती है। क्या बेटा, 0 होती है। अगर मैं आपको कहूँ कुछ MCQ पूछूं, या देखते हैं हम आपको MCQ आते हैं। अगर मैं आपको पूछूं कि ए बी डॉट प्रोडक्ट इज हाफ एट वाट डिग्री, 8 डिग्री। बेटा आपको मैं पूछूं कि डॉट प्रोडक्ट किस एंगल पे हाफ होती है, तो बेटा बेसिकली आपको cos के एंगल याद होने चाहिए। बेटा डॉट प्रोडक्ट हाफ होती है, याद रखिएगा, ए बी अपान में 2। बेटा डॉट प्रोडक्ट नीचे 2 आएगा तो तब भी हाफ होगी, वरना हाफ नहीं हो सकती। इसीलिए ए बी अपान में 2, ए बी अपान में 2 कब होगा, किस एंगल पे होगा, वो होगा हमारा 60 डिग्री पे, cos 60 डिग्री पे। क्योंकि cos 60 हमारा फार्मूला क्या है डॉट प्रोडक्ट का, ए बी cos थीटा। cos 60 डिग्री पुट करेंगे तो cos 60 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1/2 का इक्वल होता है, और मल्टीप्लाई कर जवाब क्या आएगा, ए बी अपान 2। याद रखेगा हमेशा हाफ होता है 60 डिग्री पे, और है अंडर रूट ए बी, अंडर रूट 3 अपान में 2 ए बी किस एंगल पे होता है, 30 डिग्री पे, क्योंकि cos 30 डिग्री अंडर रूट 3 अपान के अंडर 3/2 के इक्वल है। और याद रखिएगा डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है, डॉट प्रोडक्ट कब 0 होता है, तब 0 होता है जब 90 डिग्री, क्या बेटा
दोनों वेक्टर्स के बिटवीन क्या हो, 90 डिग्री हो, तब डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। क्या बेटा होता है, जीरो होता है। ये आपको मैक्सिमम पॉइंट्स याद रखनी है जो मैंने आपको बताई हैं, और ये आप कभी भी नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो आइए इसको रफ करते हैं और कुछ एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं। अगर बेटा एक बात सुनो, याद रखिएगा कि रिमेंबर, ये मेन पॉइंट से, जो मैं कहता हूँ कोई भी टीचर आपको नहीं बताएगा, मेन ये पॉइंट से बेटा, ए क्रॉस बी डॉट ए हमेशा जीरो होता है, ए क्रॉस बी डॉट बी हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, ए क्रॉस बी डॉट ए डॉट बी हमेशा जीरो होता है। ये टर्म्स आपको कभी नहीं भूलनी, इनमें से ही एमसीक्यू आते हैं, कोई भी एमसीक्यू दूसरा नहीं आता, इनमें से ही एमसीक्यू आते हैं बिल्कुल, इनमें से ही एमसीक्यू आते हैं। अगर मैं लिख लूँ बेटा, याद रखिएगा, मैं फिर भी कहता हूँ ये नहीं भूलिएगा, ठीक है, ये कभी भी नहीं भूलिएगा। बेटा अगर मैं कहूँ आपसे डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन, डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन, डॉट प्रोडक्ट की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है वो हम सीख लें। अगर मैं कहूँ 5i प्लस में 6 प्लस में 6j प्लस में 7k, इनको मल्टीप्लाई करें 8j 8i प्लस में 7k प्लस में 8k 8j, तो बेटा मैं आपको कहूँ इनको मल्टीप्लाई करें तो आप कैसे करेंगे, याद रखिएगा डॉट प्रोडक्ट का रूल है कि आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, जे वाला जे के साथ मल्टीप्लाई होगा, के वाला के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है कि 5 8 से मल्टीप्लाई होगा, तो किसका आंसर क्या आएगा, 5 8 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि बेटा आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है, बस आप मैग्नीट्यूड रखेंगे, ठीक है। आई वाला आई के साथ 5i 8i के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमें पता है आई डॉट आई हमेशा इक्वल 1 होता है, 5 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 40 होगा प्लस, ठीक है। एंड 6j और 8j मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 48 होगा, 48 होगा, ठीक है। तो जे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा, याद रखिए, जे वाला जे से, के वाला के से, 7 से मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, 49 हो जाएगा। तो इनको जोड़ कीजिए, जो आंसर है वो आपका आंसर होगा बेटा, यही आंसर होगा। तो बेटा 40 का 80 यहाँ को इनको सिंपली जोड़ कर देते हैं, 48 49 17, एक ऊपर 40 48 49। तो बेटा 8 और 9 क्या होता है, 17 होता है, 17 एक ऊपर, 4 4 8 8 4 12 12 और एक 30, 136 आपका आंसर आएगा। डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन है बेटा, ऐसी होती है, सीख ले, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन में हमने सीख ली। तो बेटा डॉट प्रोडक्ट हमने मल्टीप्लिकेशन में हमने कुछ सीख ली और टर्म्स डिस्कस कर लिए। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट। इफ टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड टू ईच अदर, the result is vector quantity।
बेटा अगर हमें दो वेक्टर क्वांटिटीज को हम एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और हमें रिजल्ट में एक वेक्टर क्वांटिटी मिले तो इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, टॉर्क। बेटा क्या है, टॉर्क। क्या है बेटा, अगर फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई याद रखिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट के हमेशा क्रॉस के साथ इंडिकेट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट के डॉट डॉट से के साथ इंडिकेट करते हैं। अगर फोर्स को पोजिशन वेक्टर या मोमेंट आर्म क्या है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है। पोजीशन वेक्टर क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी है। अगर फोर्स को पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो हमारा टॉर्क बन के आएगा। टॉर्क कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो बेटा याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा, इसी को कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। कई स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन करते हैं, सर मोमेंटम क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ बेटा बिल्कुल, मोमेंटम एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। और मोमेंटम में वेक्टर क्वांटिटी है तो मोमेंटम में वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो सर मास मल्टीप्लाइड होता है वेलोसिटी के साथ। मास तो एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो बेटा सर अगर स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो कौन सी प्रोडक्ट है, बेटा वो सिंपल प्रोडक्ट है। बेटा क्या है, सिंपल प्रोडक्ट है। वो बेटा क्या है, सिंपल प्रोडक्ट। ठीक है, जो आम करते हैं, ये हमने डिस्कस की है। तो बेटा याद रखिएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट में हमने डेफिनेशन आपको समझा दी। आइए क्रॉस प्रोडक्ट को डिटेल में समझते हैं। बेटा अगर टू क्वांटिटीज को एक दूसरे का साथ मल्टीप्लाई करते हैं, याद रखिएगा आप क्रॉस प्रोडक्ट को क्रॉस से शो करते हैं तो बी, ठीक है, सेम रहेगा। तो बेटा तो बेटा बेटा जैसे कि मैं बात कर रहा था, एक क्रॉस बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस से शो करेंगे। बेटा कभी कभी मैं चला जाता हूँ क्योंकि मैं देखता हूँ वीडियो चल रहा है नहीं चल रहा, ठीक है। तो ए क्रॉस बी ये किसके इक्वल होगा, ए बी साइन थीटा के इक्वल होगा। याद रखिएगा क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा हम साइन यूज करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में हम साइन थीटा यूज करते हैं और साइन की मैंने आपको एंगल बताती। अब बेटा याद रखिए क्रॉस प्रोडक्ट हाफ किस एंगल पे होता है, क्रॉस प्रोडक्ट एट व्हाट डिग्री के क्रॉस प्रोडक्ट हाफ, क्रॉस प्रोडक्ट किस डिग्री पे हाफ होता है, याद रखिएगा वो होता है ए बी पॉइंट टू। किस एंगल पे होता है, वो होता है 30 डिग्री पे, क्योंकि 30 डिग्री क्या है 1/2 के इक्वल होती है साइन 30 डिग्री। तो ठीक है बेटा ये याद रखिएगा, आपके बहुत काम आएगा। बेटा ये हमने क्रॉस प्रोडक्ट का कुछ टाइप सीख लिए। तो बेटा आइए आइए इसकी वेक्टर्स, इसकी मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं। अगर 5i प्लस में 6j प्लस में 2k, ठीक है बेटा, इनको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करें 6i प्लस में 6j प्लस में 6k। बेटा अगर मैं कहूँ क्रॉस प्रोडक्ट की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, बेटा याद रखिएगा क्रॉस प्रोडक्ट की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, वो डिटर्मिनेंट के जरिए करते हैं। बेटा किसके जरिए, डिटर्मिनेंट के थ्रू करते हैं। आपको डिटर्मिनेंट टफ लगेगा, मैथ का प्रॉब्लम है डिटर्मिनेंट, तो इसलिए मैं आपको एक ट्रिक्स बताता हूँ डिटर्मिनेंट को आप कैसे सॉल्व करेंगे। बेटा आप कुछ भी ना करें, आप कुछ भी ना करें, सर हम कुछ भी ना करें, हम क्यों क्यों ना हम कुछ करें, हम कुछ तो करेंगे। बेटा आप कुछ भी ना करें, इसका डिटर्मिनेंट का मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। बेटा आप क्या करें, इसका मैग्नीट्यूड क्या है 5, इसका 6, इसका 2, ये जो टर्म्स हैं आप 2 बार लिख लें, 5 6 2 5 6 2। पहले वाले का मैग्नीट्यूड, पहले वाले का मैग्नीट्यूड, पहले वाले का वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप 2 बार लिख लें, 562 562 562, 2 बार लिख लें। लिख लिया, हाँ लिख लिया। अब दूसरे वाला का मैग्नीट्यूड देखें, दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड क्या है 666, आप 666 2 बार लिख लें, 666 666। बेटा पहले वाले का मैग्नीट्यूड मैंने 2 बार लिख लिया और दूसरे वाला का मैग्नीट्यूड मैंने है नीचे 2 बार लिख लिया। बेटा
जो ये पहले पहली लाइन है इसको कैंसिल कर दें, और आखिरी जो लाइन है इसको भी क्या कर दें, कैंसिल कर दें। कैंसिल हो गया, हाँ सर कैंसिल हो गया। तो बेटा आप क्या करेंगे, 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा बेटा, 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 36। आ गया, आंसर आ गया। बेटा 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर तो आंसर क्या आएगा, 12। ठीक है बेटा। अगर 5 को 6 के साथ, बेटा क्या, 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर तो आंसर क्या आएगा, 30। ठीक है बेटा, ये आंसर। फिर आप क्या करेंगे, 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, 6 टू का कितना होगा, 12। 12 आप ऊपर रखने से, ठीक है। तो बेटा अगर 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या होगा, 30 होगा। 30 आप ऊपर रख लें। तो बेटा अगर 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें इसका आंसर क्या होगा, 36 होगा। तो बेटा क्या होगा, 36 होगा। आप क्या करेंगे, आपको बस एक चेंज करनी है, आप जो भी टर्म्स आपको ये ऊपर मिल रहे हैं इनको, इनके ऊपर माइनस लगा रही, इनके नियर, इनके इनके जो इनके नियर आप क्या लगानी है, माइनस लगानी है। या सिंपल वर्ड्स में आपको जो टर्म्स आपको ऊपर मिल रहे हैं इनके साथ आपको माइनस लगा देनी है। क्या करना है, माइनस लगा देनी है। आपको ये टर्म्स मिले हैं और आपको ये टर्म्स मिले हैं, ठीक है। तो बेटा आप क्या करेंगे, 36 में 12 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 36 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, 36 से 12 जाएगा वो बचेगा हमारा 24। 24 होगा प्लस का, तो 24 आए लिख लेंगे, पहले के साथ हमेशा आए, ठीक है। तो बेटा फिर आप क्या करेंगे, 12 को 30 में से बेटा बड़े वाले टर्म से आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। -30 प्लस का 12 कितना बचेगा, -30 प्लस का 12 कितना बचेगा बेटा, 10 और माइनस 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 18, -18 जी, ठीक है बेटा, -18 जी। तो बेटा अगर मैं कहूँ -36 और प्लस का 30 कितना बचेगा, ये होगा माइनस का 6 के। तो बेटा ये आपका डिटरमिनेंट आ गया। है ना अमेजिंग ट्रिक, है ना अमेजिंग ट्रिक बेटा। ये ट्रिक आप यूट्यूब को में सर्च कर लें, कोई भी नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा जो मैं बता रहा हूँ आपको ट्रिक्स इसकी, ठीक है बेटा। तो आप ये शानदार नमूने से सोल्व कर सकते हैं। आप दूसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे आपको टफ लगेगा, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है बेटा। डिटरमिनेंट को आपको बता दिया, क्रॉस प्रोडक्ट की मल्टीप्लिकेशन ऐसे होती है। बेटा आइए, बेटा एक बात सुने, ये क्या है, प्लेन है। ये एक बेटा क्या है, प्लेन है। ये एक बेटा क्या है, प्लेन। और इस प्लेन में से ये क्या है, ए वेक्टर, और ये क्या है, बी वेक्टर। इनके बीच में एंगल कौन सी है, थीटा, ठीक है बेटा। क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन आप कैसे फाइंड करेंगे बेटा, क्या डायरेक्शन आप कैसे फाइंड करेंगे बेटा। आइए हम डायरेक्शन को तो फाइंड करना सीखते हैं। आप डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन फाइंड करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, थ्रू राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल के जरिए, ठीक है। आइए मैं कुछ टर्म्स लिखता हूँ, उनके बारे में आप डिस्कस करते हैं, ठीक है। कौन कौन से टर्म है वो हमें लिख लो बेटा, याद रखिएगा। तो बेटा देखो बेटा, मैंने कुछ टर्म्स लिखे हैं, वैसे हैं कितने भी में ज़्यादा है, मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा, ठीक है। तो बेटा नॉर्थ को नॉर्थ के साथ अगर नॉर्थ क्रॉस नॉर्थ करते हैं तो हमें डायरेक्शन कौन सा मिलेगा बेटा, याद रखिएगा डायरेक्शन हमें कौन सा मिलेगा, यहाँ आते। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 0 बेटा। क्यों 0 आएगा, क्योंकि सर नॉर्थ भी ऊपर तरफ है, और नॉर्थ भी ऊपर तरफ है, और नॉर्थ भी ऊपर तरफ है, या नॉर्थ यहाँ भी है ना। नॉर्थ और नॉर्थ दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। दोनों का अगर टू वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम होगा, डायरेक्शन सेम होगा, डायरेक्शन इक्वल होगा, तो उसके उनके बीच में एंगल कितनी होती है, 0 डिग्री। ये भी नॉर्थ, ये भी नॉर्थ, इनके बीच में 0 डिग्री होगी, और 0 डिग्री पे हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है, 0 होती है। तो ये भी 0 होगा
और बेटा कौन कौन सा 0 होगा, ये भी क्या होगा 0 होगा। और बेटा 180 पे नॉर्थ ऊपर है साउथ नीचे है, तो बेटा नॉर्थ ऊपर है साउथ नीचे है, बेटा नॉर्थ ऊपर है साउथ नीचे है, तो बेटा इनके बीच में एंगल कौन सी बनेगी 180 डिग्री। और 180 डिग्री पे हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, आप बताइए क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है बेटा। यहाँ अब मैं कौन सा आपको नंबर का कराऊं जो आप समझ आए। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट दिख रहा है, हाँ बेटा दिख रहा है बेटा नॉर्थ ईस्ट, इसका मतलब है नॉर्थ से ईस्ट की तरफ राइट हैंड रूल घुमाएं। तो बेटा याद रखिएगा पहले आप क्या करेंगे, जहां तरफ नॉर्थ का डायरेक्शन है उस तरफ आप क्या कर लेंगे, अपना राइट हैंड उठाएंगे। राइट हैंड नॉर्थ किस तरफ है, इस तरफ है, तो देखा मेरे लिए इस तरफ है, ठीक है। बाकी बोर्ड पे हम ऊपर बढ़ाते हैं, हकीकत में नॉर्थ यहाँ है, ठीक है। तो बेटा नॉर्थ की तरफ आप क्या करेंगे, हमारा राइट हैंड उठाएंगे। राइट हैंड अपने अपने उठा लिया, हाथ से नॉर्थ के लिए हमने राइट हैंड उठा लिया। पर बेटा नॉर्थ से आपको नॉर्थ के लिए आपने राइट हैंड उठा लिया, हाँ सर नॉर्थ के लिए हमने राइट हैंड उठा लिया। और आपको नॉर्थ से ईस्ट की तरफ आपकी फिंगर्स कर्ल करनी है। नॉर्थ से ईस्ट की तरफ आप फिंगर्स कर्ल करेंगे तो आपका थंब इंडिकेटर क्या करेगा कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, नीचे होगा। क्या होगा, नीचे होगा, डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा। आपको आ गया, ठीक है बेटा। अगर मैं दूसरा ही करूं ईस्ट के साउथ से, ईस्ट ये साउथ, ठीक है बेटा। तो आप ये भी कर सकते हैं। ईस्ट कहाँ होता है बेटा, पैर देख ले, ईस्ट क्या होता है, ईस्ट होता है यहाँ, और ये क्या है साउथ। ईस्ट से साउथ, ईस्ट से साउथ वो क्या कैसे करेंगे आप, वो मैं आपको बताता हूँ बेटा। ये देखिए ये क्या है ईस्ट, यहाँ तरफ क्या होती है ईस्ट, ये ईस्ट है, ठीक है। ईस्ट से आपके फिंगर्स कहाँ कर करनी है, साउथ की तरफ कर्ल करनी है। साउथ यहाँ होता है, ईस्ट से साउथ जाएंगे तो थंब इंडिकेट क्या कर रहा है, नीचे इंडिकेट कर रहा है, तो आप ये भी क्या होगा डाउनवर्ड। बेटा ये क्या है, ये डाउनवर्ड है, और ये क्या है, ये अप है। ये आप खुद कर लीजिएगा, खुद करेंगे। प्रैक्टिस ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर नहीं आया, आप वो भी करा दे, ठीक है। तो मैं आपको वो करा लूँगा, ठीक है। ये भी आपको आ गया। बेटा अगर टू वेक्टर्स के बिटवीन एंगल कैसे फाइंड करते हैं, और याद रखिएगा डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट किस एंगल पे इक्वल होती है, 45 डिग्री पे इक्वल होती है। एंगल क्या होती है, इक्वल होती है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है बेटा। अगर मैं लिखूं डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला क्या था, डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला ये था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है बेटा। और बेटा क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला क्या था, क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला ये था, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। बेटा याद रखिए अगर मैं दोनों वेक्टर्स के बीच में ए और बी के बिटवीन एंगल फाइंड करूं तो ए बी या मल्टीप्लाई करें, यहाँ करेंगे क्या डिवाइड, ए डॉट बी यहाँ आ जाएगा नीचे ए बी, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, हकीकत में ये मैग्नीट्यूड ही है, ठीक है। तो बेटा आप इस तरह दो वेक्टर के बिटवीन एंगल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ क्या होगा, ए क्रॉस बी, अगर दो वेक्टर्स के बिटवीन एंगल फाइंड करूं साइन यही रहेगा, और ए बी क्या आ जाएगा नीचे, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। तो बेटा याद रखिएगा, तो हम दोनों तरीकों से एंगल फाइंड कर सकते हैं। हम इस तरीके से एंगल फाइंड कर सकते हैं, हम इस तरीके से एंगल फाइंड कर सकते हैं, पर यहाँ डिटरमिनेंट का जिक्र होता है इसलिए थोड़ा टफ होता है, इसलिए हम ज्यादातर ये यूज करते हैं ज्यादातर। बाकी इससे भी यूज फाइंड कर सकते हैं, आप इससे भी फाइंड कर सकते हैं, आंसर आपका सेम आएगा। तो बेटा ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया, आप डायरेक्शन फाइंड खुद कर सकते हैं, कर लीजिए। और हम जेएमसी को डिस्कस करेंगे तब हम कर लेंगे सब। और बेटा दूसरी पार्ट, कुछ प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए जो बहुत आती है। बेटा ए प्लस बी प्लस ए के इक्वल हो सकता है, ये सही है, ये सही है, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो भी वेक्टर है फाइंड हमेशा फॉलो करते हैं। बट याद रखिएगा ए माइनस बी माइनस ए के इक्वल कभी भी नहीं हो सकता, गलत है ये। पर याद रखिएगा ए डॉट बी डॉट ए के इक्वल हो सकता है,
ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए का लिख लिया, ठीक है। बात क्या है, सेम ही है, बात क्या है बेटा, सेम ही है। ए डॉट बी और बी डॉट ए, ये भी बात क्या है, ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें तो बात क्या है, सेम ही है। अगर आप ए डॉट बी करें या बी डॉट ए करें तब बात सेम ही है, पर ए माइनस बी डज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, ठीक है। तो बट अगर मैं आपको पूछूं, अगर मैं आपसे कहूं कि सर आप बताइए कुछ और प्रॉपर्टीज, बेटा याद रखिएगा कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं हो सकता, ये भी गलत है, ठीक है। पर याद रखिएगा बेटा कि ए डॉट या ए डॉट ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए डॉट बी क्रॉस ए, क्या ये इक्वल हो सकता है, वो हम देख लें। तो बेटा याद रखिएगा, अगर ए क्रॉस बी डॉट सी और ए डॉट बी क्रॉस सी ये सही है, ये बेटा क्या है, ये सही है, ठीक है। और याद रखिएगा कि ए डॉट बी डॉट सी और ए डॉट बी डॉट सी ये इक्वल नहीं, ये गलत है, ठीक है। हाँ ये इक्वल हो सकता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, ये सही है, ये बेटा क्या है, सही है, आप वो लिख सकते हैं। तो बेटा आप तक में हमने ये डिस्कस कर लिए, आज के लिए काफ़ी है, और आपका फंडा क्लियर होगा वेक्टर का, और वेक्टर आपका चैप्टर फुल हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो वन शॉट मैंने कर लिया, और आप फाइंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और एमसीक्यू हम कल डिस्कस करेंगे, और आपको सारा कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया, आप यहाँ से इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी नॉलेज। थैंक यू वेरी मच।